व्यवस्था विरोध या सत्ता विरोध जिसे कहते हैं, उसका स्वर कैसा रहा है शुरुआत से लेकर, आदिकाल से लेकर अब तक, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु है धूमिल का कविता संबंधी दृष्टिकोण क्या है। जैसे तमाम सारे लोगों ने, आलोचकों ने, कवियों ने कविता की अलग अलग परिभाषाएं दी है, धूमिल के लिए कविता के क्या मायने हैं, हम इस पर बात करेंगे। और तीसरा बिंदु है धूमिल का कवि कर्म, कि उनकी कविता में ऐसी क्या खास बात थी कि वो कविता के जगत में आते ही उन्होंने मतलब एक हलचल पैदा कर दी। और अपने पहले संग्रह से ही वो जितना लोकप्रिय हुए, इतना बहुत ही कम कवियों को ये सौभाग्य जो है वो मिलता है, जो अपने पहले ही संग्रह से हिंदी साहित्य जगत में बुद्धिजीवियों के बीच, पाठकों के बीच अपना खास मुकाम बना लेते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी कविता में सत्ता विरोध का स्वर। तो इलाहाबाद में 1974 में एक लेखक सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि देश भर के जो काफी जाने माने जो लेखक हैं, कवि हैं, वो लोग इकट्ठा हुए थे। और उसका विषय भी इसी से संबंधित था कि सत्ता के साथ जो है वो लेखकों का संबंध कैसा होना चाहिए। तो वहां पर यशपाल जो हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। मैं उसी से अपना बात कहना शुरू करूंगा। उनका कहना था कि हमेशा दो तरह के लेखक हुए हैं, एक वे जो कि हाथी के पीठ पर सवार होते हैं, दूसरे वे जिनका स्थान हाथी के पैर के पास होता है। कहने का मतलब ये है कि एक लेखक वो है जो धन और यश कमाने के लिए सत्ता की तरफ चला जाता है, सत्ता की जी हजूरी करता है, सत्ता के स्वर में स्वर मिलाता है। दूसरा लेखक वो होता है जो कि जनता का लेखक होता है, जो जनता के दुख, दर्द, आंसू, शोषण, उसके उल्लास, उसके त्योहार सबको वाणी देता है। और आप देखेंगे कि हिंदी में दोनों तरह के लेखक पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं, आदिकाल से लेकर अब तक। जिसे आप दूसरे शब्दों में कहें तो कला के लिए जो सिद्धांत है, जो लोग बोलते हैं कला सिर्फ कला के लिए है, मनोरंजन के लिए है, या सिर्फ अपने को श्रेष्ठ दिखाने का, अपने को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और दूसरा वो जिनको लगता है कि कला का मूल्य तभी है जब वो हमारे समाज में कुछ योगदान दे, हमारे समाज में जो उपेक्षित पीड़ित लोग हैं उनको अपनी बाड़ी दे। तो आदिकाल से ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो अब तक चलता रहा। जैसे आदिकाल में आप देखेंगे एक तरफ राष्ट्र साहित्य लिखा गया, जो कि दरबार, ज्यादातर दरबार में राजाओं के आश्रय में रहकर लिखा गया, जिसमें कवियों ने स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन या फिर राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया और अपनी रचनाएं लिखी। वो एक तरह से जो आम जनता है उससे वो कटे हुए थे। लेकिन उसी आदिकाल में आप देखेंगे कि सराहपा जैसे, जिन्हें हिंदी का पहला कवि माना गया, सराहपा जैसे कवि भी हुए, जिन्होंने अपने समय में जो कर्मकांड, ब्राह्मणवाद और जो दो तीन तरह की जो जातिवाद, ये सब जो कुरीतियां थी, उस पर उन्होंने हिंदी में एकदम शुरुआती समय में जो है वो कठोर प्रहार किए, जिसका विस्तार हम आगे चलकर कबीर में पाते हैं। तो आप देखें तो आदिकाल में भी एक जन साहित्य है, एक जो है वो दरबारी साहित्य है, एक में भक्ति के तत्व मिलेंगे और दूसरे में आपको जो पाखंड था, धार्मिक पाखंड, उस पर आपको प्रहार मिलेंगे। आगे हम चलें, भक्ति काल आता है। भक्ति काल एक मामले में बहुत ही विशिष्ट काल है। वो ये है कि भक्ति काल का कोई भी कवि मेरी जानकारी में दरबारी कवि नहीं रहा है। जो प्रमुख कवि हैं खास करके भक्ति काल में, जायसी, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, ये जो पांच नाम हैं ये सबसे प्रमुख नाम है। और इनमें से कोई भी कवि किसी दरबार में नहीं गया। यहाँ तक कि कुंभनदान जैसे जो हमारे संत कवि हैं, उन्होंने बादशाह अकबर, जो पूरे देश के सम्राट थे, उनके आमंत्रण को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, और जिनके मुख देखे दुख उपजत उनको करबो परे सलाम। उन्होंने कहा हम तो संत लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले हैं, हमें किसी फतेहपुर सीकरी या किसी महल से कोई लेना देना नहीं है।
इतना ही नहीं, जो तुलसी है उनको भी जो है अकबर के दरबार में ले जाने के लिए अकबर ने रहीम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा, पर उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार। वो कहते हैं कि हम तो रघुबीर श्री राम के भक्त हैं, उनके चाकर हैं, हम किसी आदमी की गुलामी मंजूर नहीं कर सकते। और जबकि आप देखेंगे कि तुलसी जो है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत गरीबी से जूझते रहे, दरिद्रता में ही उनका जीवन लगभग चलता रहा। यहाँ तक कि उन्होंने परेशान होकर ये भी कहा कि मांग के खा मस्जिद पे सोए हो, मांग के खाऊंगा और मस्जिद पे सो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी भी इतना स्वाभिमानी है कि वो दरबार में रहने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। और वो जो है जन कवि, जनता के कवि, क्योंकि जब आप दरबार में चले जाते हैं तो वहां पर जो है आप जो हमारे शासक हैं हम उनके पक्ष की बात करते हैं। कोई आदमी दरबार में रहकर किसी शासक की आलोचना कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो तो आश्रित हो जाएगा। लेकिन तुलसी ने जो है वो जन के बीच रहना मंजूर किया। इसलिए आप देखेंगे कि सिर्फ रामचरितमानस नहीं, उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, कवितावली, दोहावली, उसमें उन्होंने अपने समय के अकाल का, भूख का, अपने समय की स्थिति का वर्णन किया है। जैसे एक जगह वो लिखते हैं, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बल बनिज को चाकर न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोचे बस, कहाँ एक अंशो कहाँ जाई का करी। मतलब ऐसी स्थिति है कि भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, व्यापारी को व्यापार करने का अवसर नहीं मिल रहा है, सारे लोग बेरोजगार हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। तो ऐसी पंक्तियां कोई भी कवि दरबार में रह के तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ये तो सीधा सत्ता पर सवाल है कि आपके राज्य में ऐसा क्यों है। तो जो व्यक्ति, जो कवि, जो लेखक किसी दरबार में होगा वो इस तरह की पंक्तियां नहीं लिख सकता। आप कबीर को देखिए, सत्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, सत्ता धार्मिक भी होती है, सामाजिक भी होती है। कबीर ने अपने समय की जो सबसे बड़ी सत्ता थी, धर्म सत्ता पर कितने सवाल उठाए। काशी जैसी जगह में रहकर, जो कि धर्म की नगरी मानी जाती है, धार्मिक नगरी, वहां पर उन्होंने धार्मिक पाखंड पर कठोर प्रहार किए। चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो अजान हो, या फिर जो है ऊंच नीच की भावना हो, जातीय श्रेष्ठता का दम्भ हो, सब पर जो है कबीर ने कठोर प्रहार किया। जायसी को भी आप देखिए, वो पद्मावत लिखते हैं तो उसमें वो अलाउद्दीन को माया का प्रतीक बना देते हैं, अपने समय के बादशाह को वो माया का प्रतीक बना देते हैं। और मीराबाई को आप देखिए, मीराबाई एक सामंती परिवार में रहने वाली महिला थी। सामंती परिवार में एक स्त्री अपने ढंग से अपना जीवन जिए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और उन्होंने क्या कहा, लोक लाज कुलकान जगत की, दे भाई जसपानी, अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बोरानी। कि मैं आपके सामंती समाज द्वारा बनाए गए झूठे लोक लाज और मर्यादा में नहीं रहूंगी, मुझे अपने ढंग से जीवन जीना है। और वो बाहर निकल गई। उस समय का जो सामंती व्यवस्था थी विधवाओं के लिए, और जिसका पति ना हो उसको कैसे क्या क्या रीति रिवाज परंपराएं थे, सबको उन्होंने जो है वो धता बता दिया और वो बाहर निकल गए। तो भक्ति काल में आप देखेंगे कि जो कोई भी जो कवि है वो कभी भी सत्ता के नजदीक नहीं गया, यहाँ तक कि उसने सत्ता को चुनौती दी, उसके अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसलिए आप देखेंगे कि वो आज जन कवि है। तुलसी और कबीर की पंक्तियां गांव में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी को भी याद है। उसका कारण यही है कि वो जन कवि है, वो कभी दरबारी कवि नहीं बन पाए। तो भक्ति काल में हम देखेंगे कि भक्ति काल के जो कवि हैं वो सत्ता के स्वर में स्वर नहीं मिलाते, वो जन के बीच रहते हैं और जनता की बात करते हैं। विडंबना देखिए कि जैसे भक्ति काल में कोई भी कवि दरबार में नहीं रहा, लेकिन जब रीति काल आता है तो मेरी जानकारी में रीति काल का ऐसा कोई कवि नहीं है, खासकर जो प्रसिद्ध कवि हैं जो किसी दरबार में ना रहे हो, सब के सब दरबारी कवि हैं। इसका असर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि भक्ति काल में जो साहित्य जनता का लिखा गया, जनता की समस्याएं, समाज की समस्याएं लिखी गई, वो सारा साहित्य ज्यादातर राजाओं के अंतःपुर तक सिमट गया। कोई दिक्कत नहीं ना सर?
और वहां पर आप देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कैसे जो है कोई जो जन कवि है, राकेश जी आप अपना ऑफ कर लीजिए, मेरा आवाज जो है वो डबल हो रहा है। कैसे कोई जो जन कवि हो है और दरबार में जाकर वो कैसे जो है वो दरबार के स्वर में स्वर मिलाने लगता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बिहारी के काव्य में मिल जाएगा। बिहारी जब राजा जय सिंह के पास जाते हैं तो उनका जो पहला दोहा है वो एक तरह से जो राजा हैं उनको राजकार्य में ध्यान देने के लिए वो लिखते हैं कि आप जो है सिर्फ भोग विलास में मत डूबे रहिए, राजकाज भी देखिए। और वो कहते हैं कि अली कली में ही रहे हो तो आगे कौन हवाल, अगर आप भोग विलास में डूबे रहेंगे तो आपके राज्य का क्या होगा, जनता का क्या होगा। लेकिन वही कवि जब दरबार में चला जाता है और उसकी कीमत तय कर दी जाती है कि अब आपके एक दोहे पे आपको एक अशर्फी मिलेगी, तो उसकी नजर से जनता कट जाती, समाज कट जाता है। वो सिर्फ उसकी नजर में जो है वो एक तरह से वो अपनी रचना को उत्पाद बना देता है मनोरंजन का। वो एक दोहा लिखता है, बदले में उसे अशर्फी मिलती रहती है, दोहे लिखते जाते हैं उनको अशर्फियां मिलती रहती है। और ज्यादातर फिर उनके दोहे के हिस्सों में आपको जनता की समस्याएं, किसान स्त्रियां किस रूप में आती ही नहीं है। यहाँ तक कि बिहारी ने अपने दोहों में गांव का, किसान संस्कृति का मजाक उड़ाया और उन्होंने सारा ध्यान लगा दिया नायिकाओं के अंगों के सुंदरता के वर्णन पर। और कैसे आप देखिए कि एक कवि जो दरबार में जाने के पहले राजा को चेताता है कि भाई आप जो है बाहर भी राजकाज पर भी ध्यान दीजिए, सिर्फ भोग विलास पर नहीं। वही कवि दरबार में जाने के बाद किस तरह से सामंती संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, इसकी सबसे बड़ा उदाहरण आपको बिहारी दास मिलेगा, बिहारी लाल। रीतिकाल के दूसरे जो बड़े कवि हैं देव, आप देखिए वो क्या लिखते हैं अपने आश्रयदाता के बारे में। लाखन खर्च कर आखर खरीदो, मतलब उनको इस बात का गर्व है कि उनके एक अक्षर को जो उनके आश्रयदाता उन्होंने लाखों रुपए देकर खरीदा है। मतलब वो इसलिए खुश है कि उसकी रचना का मूल जो है वो ज्यादा है। तो जो यश और जो धन प्राप्ति के लिए जो कविता लिखेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी नजर में समाज और समाज की समस्याएं और आम लोग नहीं आ पाएंगे। तो रीतिकाल में एक विडंबना ये रहे कि सारे के सारे कवि लगभग जो है वो दरबारी रहे। घनानंद जैसे कवि भी दरबारी ही थे, उन्होंने जो स्वच्छंद कविताएं लिखी वो भी दरबार से निकाले गए और दरबारी संस्कृति में वो भी शामिल थे। तो हमने देखा कि कैसे भक्ति काल के सारी कवि जो है वो स्वतंत्र थे, जन कवि, लोक कवि थे। और फिर से आकर जो सामंती संस्कृति उस समय थी वो रीति काल के कवियों में भी भरपूर मात्रा में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीति काल तक तो साहित्य की विधा कविता ही रही और भारतेंदु युग में देखते हैं कि गद्य में तो बहुत सारे विधाओं का जन्म हुआ, सामाजिक समस्याएं भी आए, लेकिन कविता का स्वर लगभग वही रहा, भाषा भी वही रही। इसीलिए हम देखते हैं कि जब द्विवेदी युग आता है तो जो हमारे 2-3 लेखक हैं इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस बात पे दिया, ये जो है साहित्य को जो रीतकालीन सामंती मूल्य हैं उससे निकालना चाहते हैं, जिससे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला और प्रेमचंद, ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया रीतकालीन मूल्यों को खत्म करने में। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अब हमें नए नए विषयों पर कविता लिखना चाहिए, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत किसी विषय में भी यह कविता लिख सकते हैं, कब तक हम स्त्री के सौंदर्य का चित्रण ही करते रहेंगे। प्रेमचंद ने जो उनका साहित्य का उद्देश्य जो किताब है उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि साहित्य की जो मूल्य है उसमें परिवर्तन किया जाए, पाठकों की रुचि में परिवर्तन किया जाए। वो कहते हैं कि साहित्य जो है वो मनोरंजन या मन बहलाव का साधन नहीं है, उसका दर्जा इतना नीचे मत गिराइए। साहित्य का काम क्या है, लोगों को जगाना, उसे सुलाना नहीं है, प्रेमचंद कहते हैं। एक जगह वो रीतकालीन जो नायिका भेद वगैरह है उस पर चोट करते हुए कहते हैं कि हमारे जो साहित्यकार हैं उनकी दृष्टि झोपड़े की तरफ क्यों नहीं जाती है, किसी गरीब किसान के झोपड़े की तरफ क्यों नहीं जाती है, वो हरदम महलों की तरफ ही उनकी दृष्टि क्यों उठती है। क्या सौंदर्य केवल लिपि पुती
चेहरे वाले रानियों में ही है। वो क्यों नहीं सौंदर्य देखते हैं? खेत की मेड़ पर अपने बच्चे को लिटाकर काम कर रही स्त्री में वो सौंदर्य क्यों नहीं देखते हैं? कहने का मतलब प्रेमचंद चाहते हैं कि साहित्य की जो रुचि है, साहित्य के जो मूल्य हैं वो बदले। साहित्य का काम केवल मनोरंजन करना नहीं है। इस तरह हम देखेंगे कि छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद जहां से शुरू होता है, तो छायावाद के ही दो बड़े कवि निराला और पंत जी धीरे धीरे वो प्रगतिवाद की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि वो अपने समय का दबाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सौंदर्य चित्रण, विरह चित्रण ये सब बहुत हो गया, अब हमें अपने गांव की तरफ भी देखना चाहिए। और प्रगतिवाद जब आता है, जिसमें कि नामवर जी ने लिखा है कि पहली बार जो है किसानों के पैरों की पवित्र धूल हिंदी कविता में दिखाई देती है, प्रगतिवाद में। द्विवेदी युग में देखेंगे, द्विवेदी युग में भी कुछ कवि ऐसे थे जो जेल भी गए, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा, नवीन वगैरह, जिन्होंने कविताएं लिखी और अंग्रेजों का समय था, वो जेल भी गए, उन्होंने सत्ता को भी चुनौती दी। कई सारे कवि द्विवेदी युग में हुए जो जेल गए हैं। तो धीरे धीरे साहित्य का मूल्य जो है वो बदलने लगा, रीतकालीन मूल्य खत्म होने लगे। और प्रेमचंद ने इसकी ज्यादातर रचनाएं हम देखते हैं तो उसमें उनके केंद्र में दलित हैं, स्त्रियां हैं, किसान हैं, ज्यादातर जो समाज में जो उपेक्षित जो तबका है उसको प्रेमचंद ने आवाज दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये साहित्य के लिए बहुत जरूरी काम है कि हम उसकी रुचि में जो है वो थोड़ा परिवर्तन लाएं। अब जो है हम देखते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता में दो तरह के कवि मिलते हैं। एक जो मतलब अपने व्यक्तिगत अनुभव को, प्रेम को और जो यौन के विषय हैं उसके बारे में वो कविताएं लिखते हैं, महानगर की पीड़ा उनकी रचनाओं में आती है। और धीरे धीरे जो है वो फिर से जो गांव समाज जो है वो कटने लगता है। इसी समय जो है धूमिल जो है वो हिंदी कविता के क्षितिज पर धूमकेतु की तरह आते हैं और वो धीरे धीरे जो है कविता की दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लेते हैं। अब धूमिल की नजर में कविता के मायने क्या है ये समझना भी हमें जरूरी है। जिस तरह जो है उन्होंने लिखा, प्रेमचंद ने, कि काम जो है वो साहित्य का काम या कविता का काम आप कह सकते हैं केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि जो है कविता का काम, साहित्य का काम कमजोर और उपेक्षितों को बाड़ी देना भी है। तो धूमिल जो है वो आप देखिए कि कविता संबंधी उनकी कितनी चिंता है कि उन्होंने कविता को बार बार व्याख्यायित किया है। लगभग उन्होंने 80 बार कविता शब्द का प्रयोग किया है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको, जिससे आपको ये पता चले कि धूमिल ने जो है वो कविता के बारे में उनकी चिंता क्या थी। धूमिल की कविता संबंधी चिंता को इस रूप में समझा जा सकता है कि उन्होंने अपनी कविताओं में लगभग 80 बार कविता शब्द का प्रयोग किया है। संसद से सड़क तक जो उनका प्रमुख काव्य संग्रह है, उसकी पहली कविता ही कविता शीर्षक से है। धूमिल के काव्य में जो जनवादी चेतना है उसे समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कविता के संबंध में उनकी धारणा क्या है। धूमिल ने कविताओं में बार बार कविता को परिभाषित किया है। आप देखेंगे उन्होंने, लोगों ने कविता की कई सारी परिभाषाएं दी है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि हृदय की मुक्तावस्था, और वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भावों का सहज उच्छलन कविता है। धूमिल ने कविता की क्या परिभाषा दी? धूमिल ने कहा कविता क्या है? कोई कुर्ता है, कोई पैजामा है, ना भाई ना। कविता मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा। कविता क्या है? कोई खाने कमाने की चीज है, कोई चरित्र चमकाने की चीज है, ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। जो प्रेमचंद गद्य में कह रहे हैं कि कविता साहित्य का काम लोगों को जगाना है, उपेक्षितों को वाणी देना है, वही परिभाषा धूमिल दे रहे हैं। कविता का काम फैशन के लिए कविता नहीं करना चाहिए, कोई कुर्ता पैजामा नहीं है। कविता कोई खाने कमाने की चीज नहीं, धन कमाने की चीज नहीं, ये भी रीतकालीन मूल्य पर ही चोट है। बल्कि कविता का काम है समाज में जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो उपेक्षित हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है, उनको जगह देना ही कविता का काम है। एक जगह वो देखते हैं कि
शाठोत्तरी कविता के पहले नई कविता का दौर था और उसमें नई कविता में अनुभव की प्रामाणिकता पर बहुत जोर दिया गया। और नई कविता में अगर कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर कवियों ने महानगर से जुड़ी जो चीजें हैं उन पर ही उन्होंने ज्यादा फोकस किया। गांव वगैरह समाज लोग उनकी कविताओं से धीरे धीरे कटने लगा था। बिंब का प्रयोग इतना ज्यादा होने लगा कि एक तरह से कविता में एक रसता आने लगी। धूमिल क्या कहते हैं अपने नई कविता के बारे में? वो कहते हैं, नई कविता का नाम सुनकर हमारा पाठक कविता के प्रति अनास्था से उसी प्रकार भर उठता है जैसे महंत को देखकर धर्म के प्रति। और ऐसा क्यों होता है? वो आगे कहते हैं, आज नई कविता बदनाम है अपने शिल्पगत प्रयोगों के लिए, वस्तुगत जीवन मूल्यों के नहीं बल्कि खंडित बिंबों के लिए, अस्पष्ट नितांत असंगत एवं बौद्धिक प्रतीकों के लिए, अपनी गद्यात्मक एकलयता की वृत्ति के लिए और साथ ही घुटन में ऊब कर शहीद होने की दिखावट के लिए। नई कविता के बारे में कवि का यह कथन काफी हद तक संगत लगता है। इसीलिए धूमिल को लगता है कि जो कविता लिखी जा रही है उसमें हम अपने समाज का आईना देखना व्यर्थ है। वो लिखते हैं, नहीं, अब वहां कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुत्ती इमारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। फिर वो 1970 में, कभी 1970 में एक कविता है उनकी, उसमें लिखते हैं, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गजल नहीं गा रहा है, गजल आदमी को गा रही है। इस वक्त जबकि कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए। यही जो आदमी है, जो साधारण जो मनुष्य है, और जो कविता में कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, इसी आदमियत की बात धूमिल जो है अपनी कविताओं में करते रहते हैं। एक जगह उनका जो संग्रह है कल सुनना मुझे, उसकी भूमिका में कहीं एक जगह वो लिखते हैं, कविता का एक मतलब यह भी है कि आप आज तक और अब तक कितना आदमी हो सके हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो यह कि कविता की असली शर्त आदमी होना है। उनके केंद्र में अपने को मतलब रस छंद अलंकारों में लिपटी हुई काव्य को अभिव्यक्त करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कविता में आम आदमी अपना चेहरा देख सके। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की विकृतियों ने जो समाज पर जो अपना असर डाला है, उस पर जो उसको केंद्र में रखकर ही उन्होंने अपना कवि कर्म किया। धूमिल के लिए कविता कोई भावों का सहज उच्छलन नहीं है। धूमिल एक तरह से किसान है, किसानी संवेदना के कवि है। वो बनारस से भी जुड़े रहे और अपने गांव से भी जुड़े रहे, खेवली से भी, और दोनों को उन्होंने बहुत बारीकी से नजदीक से देखा। तो धूमिल के लिए जो कविता है वो कोई जो है भाव का सहज उच्छलन नहीं है। एक जगह जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं काशीनाथ सिंह, उन्होंने जो है याद हो कि ना याद हो, उन्होंने एक संस्मरण की किताब लिखी है जिसमें धूमिल पर भी कई सारे लेख हैं। तो धूमिल एक जगह काशीनाथ सिंह से कहते हैं, यार काशी, उंगलियों में घट्ठे पड़ गए और ससुरी कविता खिसकने का नाम ही नहीं ले रही है। यार देखो, पसीने पसीने हो गया लेकिन कोई बात ही नहीं बन रही है। आज रात 4 घंटे रियाज किया तो कहीं जाकर जरा सा हिली। तो धूमिल का जो किसानी संस्कार है वो उनकी कविताओं में भी जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कि धूमिल के जब कविता में आते हैं तो उस समय कविता की दुनिया में क्या हलचल होती है, इसके बारे में उनके मित्र काशीनाथ सिंह, जो कि आलोचना का एक विशेषांक आया था धूमिल पर, उसमें काशीनाथ सिंह लिखते हैं, धूमिल की कविताएं प्रकाशित होनी शुरू हुई। जनयुग, आलोचना, आरंभ, अकथ, कल्पना, नई धारा, आमुख कविताएं अपने आरंभ हुई और एक मुद्दत से ठहरी हुई कविता चल पड़ी, जो एक रास्ता कविता में आती जा रही थी, महानगरीय बोध से लिपटी हुई, उसको धूमिल तोड़ते हैं। धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था, उसे धूमिल ने कविता की ओर कर दिया, अपनी ओर कर लिया। आलोचक और साहित्य प्रेमी उसकी पंक्तियां झंडे की तरह हाथ में उठाए शहर शहर घूमते रहे और वह उन्हें अच्छी से अच्छी पंक्तियां देता रहा। ऐसा बहुत कम कवियों के साथ होता है कि किसी की कविता संग्रह आने के पहले ही वो इतना फेमस हो जाए। जहां तक मुझे याद है,
हिंदी में आलोक धनवा जी भी एक ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने गोली दागो पोस्टर और इसी तरह की कुछ कविताएं लिखी जो संग्रह आने के पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो गई। और इनके धूमिल के बाद के कवियों में आप देखेंगे तो उसमें आपको धूमिल की भाषा का तेवर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आप देखिए कि धूमिल का की रचना प्रक्रिया जो है, धूमिल को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि वो किस परिवेश से संबंधित है। धूमिल जो है वो किसान संवेदना के कवि हैं। यहाँ तक कि नामवर जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। जिस समय कविता के लेखन में धूमिल सक्रिय हुए उस समय कविता की परिधि से गांव, किसान, खेत ये सब गायब होते जा रहे थे। नई कविता के ज्यादातर जो कवि हैं वो महानगरीय पीड़ा से ग्रस्त थे। उनके यहाँ गांव आते भी थे तो स्मृतियों में आते थे, क्योंकि ज्यादातर जो है वो महानगरों में रहने वाले कवि थे। गांव के लोगों का संघर्ष, उनके खेत, बैल, कलछुल, बटलोही को सबको साथ लेकर धूमिल कविता में आते हैं। उनका जो किस्सा जनतंत्र जो कविता है उसमें आप देख सकते हैं। उनकी कविता में जो ग्रामीण संस्कार है उसकी तरफ संकेत करते हुए नामवर सिंह जी ने लिखा है, दरअसल कवि धूमिल की शक्ति का उत्स ही उनका गौई अनुभव और किसानी संस्कार है। वह दुनिया को किसान की दृष्टि से ही देखते हैं, इसीलिए उनकी परिभाषाएं बिंब तथा मुहावरेयात अनायास ही किसानी दुनिया से आते हैं। आप उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो बहुत जगह आपको जो कृषक संस्कृति है उससे जुड़े शब्द और मुहावरे मिल जाएंगे। धूमिल ने तो खुद ही लिखा है, वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर चली गई। धूमिल को शहर से बहुत चिढ़ थी। उनको लगता था कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसने, और जो शहर में जो रहने वाले बुद्धिजीवी हैं इन्होंने गांव को सिर्फ भुनाया है अपनी मतलब रचनाओं में और अपनी प्रसिद्धि के लिए। इनका इनकी जो संवेदना है वो कोरी है। एक जगह लिखते हैं वो, धूमिल काशीनाथ से बातचीत करते हुए कहते हैं, चाहिए तो यह कि सारे किसान खेती बाड़ी बंद कर दें। जब फसल ही नहीं होगी तब इन सारे शहरातियों को पता चलेगा कि गांव क्या होता है, उनकी अपनी बिसात क्या है, देखें ये क्या खाते हैं। आप जानते हैं कि समय समय पर आजादी के पहले और आजादी के बाद भी देश में किसान आंदोलन होते रहते हैं। किसानों के प्रति हमारा जो शहरी वर्ग है, यहाँ तक कि जो मध्य वर्ग भी है और जो हमारे सरकारें हैं उनका क्या रवैया रहता है ये हम अच्छे से जानते हैं। अभी अभी एक किसान आंदोलन जो है खत्म हुआ है, तो आप देखेंगे कि कोई कवि कैसे हम कालजयी होता है। जैसे कि मैनेजर पांडे जी ने कहा कि जो कालजीवी होगा वही कालजयी होगा। जो व्यक्ति अपने समय के यथार्थ को लिखेगा वही आगे चलकर कालजयी होगा। आज धूमिल की ऐसी बहुत सारी पंक्तियां जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा, जो आप देखेंगे कि आज भी उतना ही सच है, क्योंकि सत्ता के चरित्र में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। बस कोई थोड़ा लिबरल हो सकता है, कोई थोड़ा कट्टर हो सकता है, पर उसका मूल चरित्र एक ही होता है, अपनी सत्ता बनाए रखना। तो धूमिल जो है वो ऐसे बुद्धिजीवियों से भी जो है उनको बहुत शिकायत है, जो गांव का नाम अपनी रचना में तो लिखते हैं लेकिन वो अपने समाज से कटे हुए हैं। वो लिखते हैं, बुद्धिजीवियों ने गांव को सिद्धांत गढ़ने और बहस के विषय के रूप में इस्तेमाल किया है। राजनीतिज्ञों ने अपनी कुर्सी और संपत्ति जोड़ने में गरीबों को मतदान की पेटी के रूप में इस्तेमाल किया है, और लेखकों साहित्यकारों ने उसकी गरीबी, भूखमरी और बेबसी को अपने महान बनने के लिए इस्तेमाल किया है। किसको हक है कि हमारी पीड़ा का ढिंढोरा पीटे या गाना गाए। धूमिल ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि धूमिल खुद किसान थे। उन्होंने बंजर खेत को जो है मतलब बंजर खेत को हरा भरा बनाया। कलकत्ते में जाकर उन्होंने लोहा पीटा है। लगभग उनका पूरा जो संघर्ष है वो जीविका के लिए भी खूब संघर्ष करते रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि धूमिल की कविता में आपको प्रकृति, प्रेम, ये सब पर पंक्तियां ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि जो आदमी जिंदगी की जद्दोजहद में ही लगा है, दो वक्त की रोटी ही जिसके लिए मुश्किल है, वो प्रेम पर कविताएं कहाँ से लिखेगा। इसलिए उनकी एक पंक्ति में एक लाइन आती है, और हड़बड़ी में पत्नी को चूमना भूल गया। कहने का मतलब जो हमारे परिवार चलाने की जो जिम्मेदारी है एक आम आदमी पर, उसके लिए जो है प्रेम के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है। तो इसलिए जो है धूमिल जो है वो ऐसे बुद्धिजीवियों से जो सिर्फ लिखते हैं, गांव के बारे में लिखते हैं लेकिन उनकी संवेदना उनके साथ नहीं होती है, उन पर भी वो प्रहार करते हैं।
आगे हम धूमिल के कविता में जो सत्ता विरोध है, जो राजनीति की जो चालाकियां हैं, उसको धूमिल ने कैसे जो है पहचाना है और कैसे उसका पर्दाफाश किया है, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। धूमिल ने अपनी कविताओं के माध्यम से समकालीन कवियों का ध्यान गंभीर समस्या की ओर खींचा। वो क्या थी? जनतंत्र और व्यवस्था। उन्होंने कहा कि आप अपना मतलब जो हम खुद के विषय में रोना और महानगरीय बोध एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसकी अति ठीक नहीं है, क्योंकि हम पहले जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उससे लड़े कि सबको समान अवसर मिले, सब जो है सम्मान पूर्वक जी सके। इसीलिए धूमिल ने जो है व्यवस्था विरोध का बीड़ा उस समय उठाया। आप देखेंगे कि आपातकाल के समय बहुत सारे, ये हमेशा से होता रहा है कि आपातकाल के समय में कई सारे कवि और लेखक सत्ता के पक्ष में चले गए, यहाँ तक कि जो पहले सत्ता विरोध में लिखते थे वो भी सत्ता के पक्ष में चले गए, जैसे श्रीकांत वर्मा, यहाँ तक कि रघुवीर सिन्हा जैसा कवि भी, जिसने खूब लोकतंत्र पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है तो वो अपनी पत्रिका में इंदिरा जी का भाषण भी छापते हैं। ठीक है, तो धूमिल जो है उस समय अपनी कविताओं में जो है वो जनतंत्र का विरोध करते हैं, जब उन्होंने देखा कि मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि मुक्तिबोध की कविता जो अंधेरे में है, उसमें एक प्रोसेशन का जिक्र होता है, जिसमें साहित्यकार भी होते हैं, वकील होते हैं, मतलब समाज के जो बुद्धिजीवी समझे जाने वाले लोग हैं, वो भी सत्ता के साथ मिले होते हैं। धूमिल भी ऐसा एक चित्र खींचते हैं, जब वो कहते हैं ये सब के सब तिजोरियों के दुभाषी हैं, वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। जब संकट का समय आता है लोकतंत्र पे, देश पे, तो कुछ कवि हैं जो धीरे से सत्ता की तरफ सरक जाते हैं, क्योंकि उनको पद लेना है, सरकारी नौकरी लेना है। कुछ कवि हैं जो जनता के साथ अपनी मुट्ठी तानते हैं, जैसे आपातकाल के समय आपको याद हो नागार्जुन, हमारे जो एक बड़े कवि हैं, वो जेल गए। वो जेल गए और उन्होंने सिर्फ कविताएं लिखी नहीं, उनका एक संग्रह है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, वो पूरा का पूरा संग्रह आपातकाल के खिलाफ में। वो न केवल जेल गए बल्कि वो चौराहे पर खड़े होकर कविता भी पढ़ते थे। और उसी समय कुछ बहुत सारे जो कवि हैं, लेखक हैं, जिनका एक दो बड़े लेखकों का मैं हमने नाम लिया, वो लोग सत्ता के पक्ष में चले गए। रेडू ने अपना पुरस्कार वापस किया उस समय। तो हमेशा जो है आप देखेंगे कि दो तरह, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, आदिकाल से अब तक भी आप देखेंगे कि दो तरह के लेखक हमेशा से रहे हैं। तो धूमिल जो है वो कबीर की परंपरा के कवि हैं। धूमिल भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों के प्रखर आलोचक हैं। कविता की भांत धूमिल ने भारतीय लोकतंत्र से संसदीय प्रणाली को भी अपने ढंग से परिभाषित किया। जैसे आप देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, जनतंत्र, जनता, संविधान, समाजवाद, ये सारे कितने अच्छे मूल्य हैं, पर वास्तव में ये क्या है? हमारे मतलब जो किताबी लोकतंत्र है उससे जुड़े तो बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्द हैं, पर वास्तव में इनकी स्थिति क्या है? आप देखिए, धूमिल कहते हैं जनतंत्र, जनतंत्र दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। कोई आएगा चुनाव रैलियों में, बोलेगा, ठग ले जाएगा हमको, बड़े बड़े वादे करेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जनतंत्र क्या है? हम नेता लोग कैसे चुन रहे हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, शराब के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। ऐसा जनतंत्र किस काम का? ऐसा नहीं कि धूमिल लोकतंत्र विरोधी हैं, धूमिल लोकतंत्र विरोधी बिल्कुल नहीं है, पर वो लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप को लाना चाहते हैं। इसलिए जो लोकतंत्र की विकृतियां हैं जो अभी भी चल ही रही हैं, इसलिए धूमिल आज भी बहुत जरूरी कवि है, उसकी वो आलोचना करते हैं। जनता के बारे में वो क्या कहते हैं? आप देखेंगे रघुवीर सिन्हा को भी जनता पर गुस्सा आता है। एक बार बोलते हैं, एक मेरी मुश्किल है ये जनता। तो धूमिल भी कहते हैं कि जनता क्या है? भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर फसल ढो रही है, ठीक है। संविधान के बारे में कहते हैं, संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती है। आजादी के बारे में कहते हैं कि आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ मतलब भी, ठीक। आप देखिए कि हम आजाद हो गए, सत्ता हस्तांतरण हो गया, क्या फिर पूरा देश बराबर ही आजाद है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि भगत सिंह ने भी क्या कहा कि सिर्फ
गोरे लोगों के चले जाने से ही हम आजाद नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जब तक ये प्रवृत्तियां रहेंगी शोषण की, तब तक हम कहां से आजाद होंगे। समाजवाद के बारे में कहते हैं, मेरे देश का समाजवाद मालगोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी भरा है। आप देखिए आज कौन गांधीवादी विचारधारा पे चल रहा है, कौन समाजवादी विचारधारा पे चल रहा है। सबको सत्ता चाहिए। संसद के बारे में कहते हैं, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। न्याय व्यवस्था के बारे में कहते हैं, गांव की सरहद पार करके कुछ लोग बगल में बस्ता दबाकर कचहरी जाते हैं और न्याय के नाम पर पूरे परिवार की बर्बादी उठा लाते हैं। आप अगर देखिए कभी कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, आप देखिए सालों साल कितने मुकदमे लड़ने में गांव के लोग बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि जो न्याय देर से मिले वो अन्याय के बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ देरी की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो इसलिए धूमिल जो है वो बहुत बारीकी से जो संसदीय जो शब्दावली उनको देखते हैं और ये देखते हैं कि जो है क्या मतलब अभी वो वास्तविक रूप उसका क्या है और लिखा उन्होंने क्या है। धूमिल ने देखा कि जो सत्ता में बैठे जो चालाक लोग होते हैं, जब जनता उनसे मूल मुद्दे पर सवाल करती है, अपने रोटी के लिए, रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, तो क्या करते हैं, वो आपको दूसरे विषय में फंसा देंगे, वो आपको जाति धर्म के नाम पे लड़ा देंगे, वो आपको भाषा के नाम पे लड़ा देंगे। धूमिल ऐसी राजनीतिक चालाकियों को बहुत बारीकी से समझते हैं। वो लिखते हैं, मैंने जब भी उनसे कहा देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वो अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़िए ने खा लिया है वो इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। आप देखेंगे कि ये प्रवृत्ति क्या आज नहीं है, आज भी चल रही है। जब भी आप अपने मूल मुद्दे पर, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, आपके सामने दूसरा मुद्दा उछाल दिया जाएगा, आपको झूठी गर्वान्वित किया जाएगा किसी दूसरे मुद्दे से और आप वास्तविक मुद्दाएं भूल जाएंगे। इसलिए धूमिल जो है इस बात को पकड़ते हैं। किस तरह लोग साजिश करते हैं, भूख की बात करते हैं, गरीबी हटा देंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगी, ठीक है, पर होता क्या है, लोग रोटी की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं, लेकिन हमको जो है अभी भी आप देखेंगे कि भूखमरी इंडेक्स में हम कहाँ हैं अभी। तो गरीबी हटाओ, यहाँ किसी एक पार्टी विचारधारा की बात नहीं है। आप सब के सबको अगर देखेंगे कि जो भी पार्टी राजनीति में है वो कम या ज्यादा लोगों को ठगने के ही काम उन्होंने किया है। वो लिखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। कुछ समय पहले आपको याद हो, लॉकडाउन में 2-3 मजदूर कट गए ट्रेन के आगे और रोटी ऐसे बिखरी हुई थी। उसको दृश्य देखिए और इस कविता को देखिए। मैं पूछता हूं एक तीसरा आदमी कौन है, तो मेरे देश की संसद मौन है। और आप देखिए कि जो धूमिल की जो पीढ़ी है, जो साठोत्तरी कविता है, उसको माना गया है कि वो मोह भंग है उसके अंदर। जैसे कि जब तक आजादी नहीं मिली थी तो पीढ़ी जो उस समय की पीढ़ी थी वो समझती थी अब हम आजाद हो गए, सबको शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगी, विकास होगा, सड़कें आएंगे, बिजली आएगी, पानी आएगी, तमाम तरह की आशाएं टिकी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, आजाद होते ही हम सांप्रदायिक दंगे में देश विभाजन हुआ, चीन के युद्ध में हम पराजित हुए, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई जिससे नई पीढ़ी को एक उदासी से भर दिया। एक जगह नामवर जी ने लिखा है कि युवा लेखन मोह भंग का साहित्य नहीं है, युवा लोग ने कभी कोई मोह पाला ही नहीं जो उसका मोह भंग होता। नामवर जी की इस बात से मैं असहमत हूँ। और आप देखेंगे कि मैं ही नहीं, उस समय के जो कई कवि हैं जिन्होंने उस समय की स्थिति को दिखाया है कि उनका मोह भंग कैसे हुआ। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, रघुवीर सहाय ने क्या कहा, मेरे जैसे कई लेखकों के लिए जो आजादी के वर्ष 1947 में लिखना शुरू कर चुके थे, उसके बाद के करीब 10 वर्ष एक तरह के उत्साह के वर्ष थे। कहने का मतलब उनके अंदर आशा और उम्मीद थी आजादी के बाद, उत्साह सब में था, पर हम कुछ अलग ही थे। हम लोग राष्ट्र के नाम पर स्थापित किए जाने वाले हर किस्म के दकियानुशीपन की आलोचना बिना किसी भय के कर सकते थे। हमें अस्पष्ट से ही विश्वास था कि राष्ट्रों को हम ही बना रहे हैं, हमसे पिछली पीढ़ी के लोग तो केवल काल क्रम के संयोग से अधिकारी स्थानों पर हैं।
उनकी सृजन शक्ति हो रही है और वो एक नए राष्ट्र की रचना का संकल्प फिर दोहरा रहे हैं। हम इसके विपरीत प्रयोग कर रहे हैं, दुनिया को और अपने देश को समझा रहे हैं और कुछ नई प्रतीतियां और संवेदनाएं विकसित कर रहे हैं जो आगे रचनात्मक शक्तियों के काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि उस पीढ़ी के जो कवि थे आजादी के बाद, उनके अंदर उम्मीद तो थी, आशा भी थी, खुशी भी थी, उत्साह भी था कि अब देश आजाद हो गया है तो अब हर तरफ हमको तरक्की ही होगी। अगर इस बात को आप धूमिल की कविता के माध्यम से भी समझे तो देखिए, धूमिल की जो एक लंबी प्रसिद्ध कविता है पटकथा, उसमें उनकी जो पंक्तियां हैं उसमें आपको लगेगा कि आजादी के प्रति वो व्यक्ति कितना उत्साही है, जो आगे चलकर जनतंत्र और लोकतंत्र का इतना मतलब विकृत हुए जनतंत्र और लोकतंत्र का इतना विरोधी हो जाता है। उन्होंने क्या लिखा है पटकथा कविता की शुरुआती पंक्तियों में, मैंने कहा आजादी, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने यही कहा था, मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी, उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आजादी, मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई, सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। जाहिर सी बात है मोह तो था पीढ़ी को, इसलिए मोह भंग भी हुआ। आजादी की प्रति धूमिल का यह उत्साह देखा जा सकता है। यह उत्साह केवल कवि का नहीं है, वर्षों गुलामी की यातना से ही जनता में भी यही उत्साह था आजादी के समय। लेकिन आजादी के बाद लोगों ने किस तरह जो है उनकी उम्मीदें टूटी हैं, उस पर जो है धूमिल ने ही नहीं, आगे साठोत्तरी पीढ़ी के अन्य कवियों ने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उस समय धूमिल जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो उत्साह था कवियों में, उसमें धूमिल लिखते हैं, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश से नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में अपना नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, कोई किसी को नंगा नहीं करेगा, अब यह जमीन अपनी है, आसमान अपना है। जाहिर सी बात है कि जो उस समय आजादी के बाद जो देश जो सोच रहा था, जो उत्साह था उसमें कि अब हमारी सरकार होगी, हमारे लोग सत्ता में होंगे और अब हम बहुत खुश रहेंगे और हमें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं मिलेगी, वो धीरे धीरे वो सपना टूटने लगता है। नेहरू ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किए, पर उस समय विकास का जो मॉडल था वो पूंजीपतियों के द्वारा संचालित होता रहता था। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो, जैसे आप यशपाल का झूठा सच पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस समय कैसे लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी, जेबें भरी, और जहां पर वास्तव में काम करने की जरूरत थी वहां पर वो काम नहीं पहुंचा। और धीरे धीरे जो है उस पीढ़ी के लोगों को आजादी से मोह भंग होने लगता है। और ये सारे शब्द जो जनतंत्र है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सारे जो सुंदर सुंदर शब्द हमारे संविधान में लिखे गए हैं, ये सब एक तरह से मुंह चिढ़ाने लगते हैं। धूमिल लिखते हैं, जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांत, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, खुश फहम इरादे थे। कह रहे हैं तो सुनने में तो अच्छा लगते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप जो धरातल पर है वो बहुत अलग है। धूमिल ने महसूस किया कि अब वह जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें सत्य, अहिंसा, कि गांधी बहुत बड़े नाम थे, उनकी भी हत्या आजादी के थोड़े समय बाद ही हो जाती है। ये सब चीजों ने जो है पीढ़ी को बहुत ही मतलब मोहभंग की स्थिति में ला दिया। और शांत, अहिंसा, ये सब जो मूल्य हैं वो सब जा चुके हैं। उन्होंने देखा कि जो भारत चीन युद्ध में कैसे जो है कोई बौद्ध मठ जो है वो बारूद का बड़ा गोदाम बन गया। कब ने महसूस किया कि सत्ता में तो शातिर लोग बैठे ही थे, पर समाज में भी नैतिक मूल्यों का धीरे धीरे पतन हो रहा था। कभी यह महसूस करता है कि जब वह वक्त के उस शर्मनाक दौर में जीने के लिए अभिशप्त है जहां लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में लोग शरीक नहीं होते, भाईचारा, सहानुभूति, प्यार जैसे मूल्य अब केवल किताबी बनकर रह गए हैं। आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद और रेणु का जो गांव है वो धूमिल के गांव से बहुत अलग है। ये एक ऐसा दौर है जहां व्यक्ति परस्पर अविश्वास में जी रहा है, क्योंकि कोई किसी को भी अंधेरे में बुलाकर छुरा भोग सकता है। व्यवस्था में बैठे लोग ऐसे हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें आपस में धर्म, जाति के नाम पर लड़ाते हैं। आप देखेंगे कि आजादी के पहले से लेकर अब तक देश में कितने सारे जो है दंगे हुए, कितने लोग मारे गए। आज भी लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बटे हुए हैं, मर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, कभी सत्ता द्वारा प्रायोजित होता है, कभी खुद से ही।
और ये सत्ता की चालाकी को धूमिल पहचानते हैं। वो लिखते हैं, वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं। देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेकते हैं। वो जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में पहले से लेकर अब तक ऐसा कई बार हुआ है जब सत्ता द्वारा प्रायोजित चीजें जो है घटित हुई हैं और लोगों ने धर्म के नाम पर खून बहाया है, जाति के नाम पर खून बहाया। ये किसके द्वारा होता है? ये ज्यादातर सत्ता प्रायोजित ही होता है, किसी संगठन किसी समुदाय के द्वारा प्रायोजित ही होता है। क्योंकि इस सब में तो कुछ गरीब और कमजोर लोग मारे जाते हैं, स्त्रियां मरती हैं, बच्चे मरते हैं, जिनका इससे कोई वास्ता नहीं होता। वैसे वो धूमिल इन चीजों को पहचानते हैं, इसलिए वो लिखते हैं कि वो शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं। देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेकते हैं। धूमिल चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उनके बहुरूपीय चरित्र का पर्दाफाश करते हैं। उनको पता है कि कैसे जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के सहयोग से बड़े बड़े रैलियां करते हैं, खूब चमकदार शब्द बोलते हैं और शासन, सुरक्षा, रोजगार, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इन सबको जो है ये शब्द आपकी तरफ उछाले जाते हैं कि आप जो अपनी बेसिक नीड्स है, हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर बात ही ना कीजिए। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं वो जो है बदल जाते हैं। अब देखिए आजादी के बाद भी तेलंगाना का जो आंदोलन हुआ या जो नक्सलवाद के नाम पर खूब हिंसा हुई और चारों तरफ जो देश में जिन युवा लोगों ने जो सपने देखे थे कि अब रोजगार होगा, शिक्षा होगी, चीज, उनको क्या दिखाई देता है? धूमिल लिखते हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़क पर बिखरते जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा में फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। क्या कारण होता है कि कोई युवक हिंसा का रास्ता अख्तियार करता है? आजाद देश में भी जब सरकार, जमींदार, साहूकार मिलकर किसान मजदूरों की रोटियां छीनने लगे, उसे जमीन से ही बेदखल कर दिया जाए, जिसे हाड़ तोड़ मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाते हैं, अपने लिए फसल उगाते हैं, तो उसके वो क्या सोचेगा? उसका क्या विचार बनेगा अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति, सिस्टम के प्रति? वो क्या सोचेगा? इसलिए धूमिल लिखते हैं, 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है? रघुवीर शाह ने भी एक इसी तरह की कविता लिखी है 20 साल बाद। धूमिल आगे लिखते हैं, 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से, शहर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है? धूमिल ने जो है जो भी संवैधानिक जो शब्दावलियां हैं, जो नेताओं द्वारा चमकदार जो भाषण शब्द उछाले जाते हैं, उस सब का उन्होंने पर्दाफाश किया है। वो देखते हैं कि गांव में एक ऊब पैदा हो रही, उदासी पैदा हो रही। अगर आप देखें तो आजादी के बाद किसानों पर जितनी गोलियां चली हैं शायद अंग्रेजों ने भी ना चलाई हो। और वहां पर आप देखें हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी आप किसान आत्महत्या का रिकॉर्ड देखिए, अभी महाराष्ट्र या किसी भी पूरे देश का आप निकाल के देखिए कि कितने सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मतलब लाचारी मजबूरी में 10,000 15,000 रुपए के लिए भी वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है, व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि हमारा ध्यान जो है वो पूंजीपतियों की तरफ ही, उनके ही आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। अपने गांव के बारे में वे लिखते हैं, वहां न जंगल है न जनतंत्र है, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं, एक ठंडी और गांठदार उंगली माथा टटोलती है, सोच में डूबे हुए चेहरों और वहां दरकी हुई जमीन में कोई फर्क नहीं है। वे गांव का चित्रण करिए, केवल धूमिल के गांव की बात नहीं है, उस समय गांव गांव में जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, इस सब का जो चित्र है वो धूमिल के गांव के चित्र से मिलता जुलता है। आजादी के बाद जो सरकार आई उसमें नौकरशाही ने जो जाल बुना, उसमें देखिए तो एक तरफ जो है वो खूब गाड़ियां, बड़े बड़े शहर बने, दूसरी तरफ जो है झोपड़ियां बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई। इस सब के प्रति जो है वो धूमिल में बहुत आक्रोश है। जैसे हमने अभी देखा किसान आंदोलन चलते रहे, अभी भी खत्म हुआ। धूमिल ने को पता है कि जब जो है सत्ता जो है वो किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करती है, जैसे हमें कहा किसान अन्नदाता है, पर अन्नदाता के साथ क्या होता है? वो अन्नदाता भूख से मर जाता है। वो धूमिल लिखते हैं,
राजनेताओं की चालाकियों के बारे में, उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की, तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती है। वो सच्चा पृथ्वी पुत्र है, किसानों का नाम दिया गया पृथ्वी पुत्र, अन्नदाता, वह संसार का अन्नदाता है। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। हमारे समाज में किसान की कैसी छवि बनी है? अगर कोई किसान अच्छा पहनता है, गाड़ी रखता है, खाता है, तो लोग समझते हैं कि ये तो किसान है ही नहीं, क्योंकि उनके नजर में किसान का चित्र कैसा है? वो होरी से मिलता जुलता होना चाहिए, एकदम दुबला पतला, उसकी हड्डियां बाहर दिखाई दें, झुर्री पड़ी हो चेहरे पर, तब लोगों को लगता है कि वो किसान है। इसलिए जो है, आप देखेंगे कभी इस तरह के भी लोग दुष्प्रचार करेंगे, करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेता हैं, जो तुम्हारे लिए बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, अन्नदाता हैं, इन पर भरोसा मत करो, ठीक है? अपने हक के लिए लड़ो। वो जनता को जागरूक भी करते हैं। धूमिल सिर्फ सत्ता से सवाल नहीं करते, वो जनता को भी जागरूक करने की बात अपनी कविताओं में करते हैं। वो कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ, हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, तनो अकड़ो, अमर बेल की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। धूमिल का काव्य और जीवन दोनों आपस में घुले मिले हैं। मतलब वो किसान भी थे, मजदूरी भी किया उन्होंने, और उनकी कविता में भी आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं। धूमिल के भाषा के बारे में उनके जो काशीनाथ सिंह, उनके जो मित्र हैं, वो लिखते हैं, धूमिल ने अपनी कविता में शब्दों को सही संदर्भ में रखना शुरू किया, सही जगह पर, और लोगों ने देखा कि सही संदर्भ पाकर वे शब्द डायनामाइट की तरह हुए जा रहे हैं, उनमें विस्फोटक क्षमता आ गई है। ऐसे ही सख्त और बेरमौत जमाने में नई कवितावादियों के कोमल, मुलायम और लहरियादार शब्द प्रभावहीन और ढुलमुल हो गए। उसने इनके विपरीत कठोर और नुकीले शब्द चुने, उन पर धार दी, उन्हें पैना किया और वाक्यों में बांधकर फेंकता रहा। इन अक्षरों ने, शब्दों ने अपनी एक अलग तर्ज पैदा की, जिसे हम अपनी जबान में लठ मार कहते हैं, और इसे ही साहित्य में आलोचकों ने सपाट बयानी कहा है। धूमिल अपनी समकालीन परिस्थितियों से उत्पन्न विरोध के कवि हैं। आप देखेंगे कि हर युवा में वो गुस्सा आपको मिलेगा जो आपको धूमिल की कविता में मिलता है। कोई भी बेरोजगार युवा, कोई भी गरीब, किसान, सबके अंदर वो जो गुस्सा था व्यवस्था के प्रति, उसको धूमिल ने अपनी कविता में आवाज दी। अक्सर माना जाता है कि जो तात्कालिक कविताएं होती हैं, जो नारे वाली कविताएं होती है, उनको साहित्यिक मूल्य ज्यादा नहीं होता। पर जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि कवि के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसकी कविता को नारा बना दे लोग। जैसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो धूमिल की जो कविताएं हैं वो जनता के बहुत काम आई। उन्होंने उसे एक नारे में तब्दील कर दिया। एक आखिरी बात मैं भाषा के संबंध में कहना चाहूंगा कि लोग बहुत दुष्प्रचार करते हैं कि मतलब दक्षिण भारत में लोग हिंदी के विरोधी हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आज वास्तव में हिंदी के विकास का, हिंदी को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने झंडा परचम उठाया है तो वो दक्षिण भारत ही है। मैं लगभग खुद 12-13 साल से यहाँ पे हूँ दक्षिण भारत में, पौंडीचेरी भी रहा, हैदराबाद भी रहा, अभी तमिलनाडु में हूँ। मुझे कहीं पर भी आम जनता में भाषा को लेकर कभी मैंने महसूस नहीं किया भेदभाव। ये जो चीजें हैं वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध होता है और जो नेता उसका विरोध करवाते हैं, वो अपने बच्चों को कौन से मीडियम में शिक्षा देते हैं? जाहिर सी बात, वो मराठी मीडियम में तो नहीं पढ़ाएंगे, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे। फिर भी वो क्या करते हैं, वो भाषा के नाम पर लोगों को उकसाते हैं। आज जो है केरल में जो हिंदी की जो उन्नति है, उसे देखकर मैं खुद बहुत खुश होता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। आप इतने आयोजन तो हमारे प्रभाकरण सर ही अक्सर करते रहते हैं। मैं उन बच्चों के साथ पढ़ा भी हूँ, उनको पढ़ा भी रहा हूँ, उनमें से कई सारे हमारे दोस्त भी हैं। और मुझे लगता है कि वास्तव में हिंदी अगर आज आगे बढ़ रही है तो उसमें दक्षिण भारत, खासकर केरल का बहुत योगदान है। धूमिल जो है, इस पर भी उन्होंने एक कविता लिखी है। जो लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहस में भाषा को रख देते हैं, उसका धूमिल, उस नस को धूमिल ने पकड़ लिया था। उन्होंने लिखा, चंद चालाक लोगों ने जिनकी नरभक्षी जीभ ने पसीने का स्वाद चख लिया है, उन्होंने बहस में भूख की जगह भाषा को रख दिया है। हाय जो असली कसाई है, उसके लिए तुम्हारा तमिल दुख मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई है, और भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो संसद में और है और
सड़क पर और है। धूमिल जानते हैं कि ये सब राजनीतिज्ञों की चाल है, क्योंकि भाषा तो पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, उससे किसी सामान्य आदमी का विरोध कैसे हो सकता है। और अक्सर धूमिल को पढ़कर ऐसा हमें लगता है कि शायद ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कबीर जो है समाज की कई सारी विडंबनाओं पर तीखे प्रहार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है समाज के ही विरोधी हैं, पर वो समता मूलक समाज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा समाज जिसमें सब सम्मान पूर्वक बराबरी से जी सके। और धूमिल की एक कविता है जिसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन्हें भी ये उम्मीद है कि कभी ऐसा समय आएगा कि लोग उनकी बात को सुनेंगे और जैसा समाज, जैसा लोकतंत्र वो चाहते हैं वैसा देश में होगा। वो लिखते हैं, जब दूध के पौधे झर रहे हों, सफेद फूल निशब्द पीते हुए बच्चे की जुबान पर, और रोटी खाई जा रही हो चौक में गोश्त के साथ, जब खटकर खाने की खुशी परिवार और भाईचारे में बदल रही हो, कल सुनना मुझे। ये उनकी एक कविता है। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर।